हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के लिए किस एजेंसी की सिफारिश की है? जो ओडिशा ट्रेन हादसा हुआ था उसकी जांच के लिए कौन से मंत्रालय ने? रेल मंत्रालय ने। किसने? रेल मंत्रालय ने किस एजेंसी की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सीबीआई। क्या होगा? सीबीआई। जो सीबीआई है इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। जो सीबीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। जो इसका गठन है वो कब हुआ था? 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। जो इसके महानिदेशक हैं वो कौन है? सीबीआई के महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। तो जो रेल मंत्रालय ने ओडिशा ट्रेन की जांच के लिए कौन सी एजेंसी की सिफारिश की है? सीबीआई की। किसकी? सीबीआई की, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसके महानिदेशक हैं प्रवीण सूद। इसके ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एनआईए है, नेशनल शॉर्ट में लिख देते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं दिनकर गुप्त। कौन है? दिनकर गुप्त। तो जो एनआईए है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में। जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं दिनकर गुप्त। जो ईडी है इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है वित्त मंत्रालय के। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय। इसको कौन संभाल रहे हैं? संजय मिश्रा। जो ईडी है जो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत और इसको संभाल रहे हैं संजय मिश्रा। जो आईबी है ये है इंटेलिजेंसी ब्यूरो। क्या है? इंटेलिजेंसी ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। कब हुई थी? 1887 में।
जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। इसको कौन संभाल रहे हैं? इसको संभाल रहे हैं तपन टेका। कौन? तपन टेका। जो आईवी है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको कौन संभाल रहे हैं? तपन टेका। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1857 में। तो यहाँ से दोबारा से समझ लेते हैं, जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। जो इसके महानिदेशक हैं वो हैं दिनकर गुप्त और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसके महानिदेशक हैं प्रवीण सूद और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। जो ईडी है इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। इसे कौन संभाल रहे हैं? संजय मिश्रा। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। जो सीबीआई है, सीबीआई ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीबीआई किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो जो रेल मंत्रालय है उसने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच के लिए कौन सी एजेंसी की सिफारिश की है? सीबीआई की। किसकी? सीबीआई की। तो यहां से समझ लेते हैं, ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जैना। कौन है ओडिशा के मुख्य सचिव? प्रदीप जैना ने कहा कि जो ओडिशा के मुख्य सचिव है वो कौन है? प्रदीप जैना। उन्होंने कहा हादसे में 288 नहीं बल्कि 288 या फिर 275 लोगों की जान गई है। कितने लोगों की? 288 या फिर 275। उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ शवों की 2 बार गिनती हो गई है। उनके कहने का मतलब है, जो जांच में मतलब जानकारी मिली है 288 लोगों की, और उनके कहने का मतलब है, जो ओडिशा के मुख्य सचिव हैं उनके कहने का मतलब है 288 की मृत्यु नहीं हुई है। कितने की हुई है? 275 की। उन्होंने बताया है कि कुछ शवों की जो गिनती है वो कितनी बार हो गई है? 2 बार, जिसके परिणाम स्वरूप घातक संख्या में त्रुटि हुई है। हादसे में कुल 1175 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं? 1175। घटना की सीबीआई जांच कराई जाएगी। इस घटना की कौन सी जांच कराई जाएगी? सीबीआई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो रेल मंत्री है वो कौन है? अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के बालासोर में सीबीआई जांच की घोषणा की है। जो सीबीआई जांच की घोषणा किसने की है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण क्या हुआ है? ये हादसा हुआ है। किसके कारण ये हादसा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो ओडिशा के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जो ओडिशा है, ओडिशा, इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है? इसकी राजधानी क्या है?
भुवनेश्वर। यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है? कलिंगा नेशनल पार्क। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के जो भुवनेश्वर के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा क्या है? स्टेडियम। बिरसा मुंडा कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मणिपुर जाति हिंसा की, जो केंद्र सरकार है उसने मणिपुर जाति हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? किसका? न्यायिक आयोग का गठन किया है। किसने? केंद्र सरकार ने। किसकी हिंसा के लिए? मणिपुर की जो जाति हिंसा चल रही थी उसके लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति अजय लांबा। इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति अजय लांबा। इसके कुछ ऑप्शंस हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यायमूर्ति यू ललित हैं, ये 49वें, कौन से नंबर के? 49वें मुख्य न्यायाधीश भारत के। जो DY चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें, यानी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। DY चंद्रचूड़। जो न्यायमूर्ति NV रमन्ना है, ये 48वें नंबर के। कौन से नंबर के? 48वें नंबर के। क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने पूर्व में मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। राज्य सरकार ने इस न्यायिक आयोग के गठन की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। किससे की थी? केंद्र सरकार से क्या की थी? सिफारिश। 98 लोगों की जान गई। जो ये हिंसा चल रही थी, इसमें कितने लोगों की जान गई है? 98 लोगों की। कितने की? 98 लोगों की। मणिपुर जाति हिंसा में, जो मणिपुर में जाति हिंसा थी उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर। मणिपुर जाति हिंसा में 3 मई से 4 जून, कब से कब तक? 3 मई से 4 जून 2023 तक कुल 98 लोगों की जान गई है। जो मणिपुर में जाति हिंसा चल रही थी उसमें 3 मई से लेकर 4 जून 2023 तक कितने लोगों की जान जा चुकी है? 98 लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों घर जलकर खाक हो चुके हैं। सैकड़ों जो घर थे वो क्या हो गए हैं? जलकर खाक हो गए। 35,000 से अधिक लोगों को खाली करने के लिए मजबूर किया गया है। 35,000 लोगों को अधिक खाली करने के लिए क्या किया गया है? मजबूर किया गया है। तो मणिपुर के बारे में यहाँ से समझ लेते हैं।
जो मणिपुर है यहाँ के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री वो है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल है अनसुईया उइके। जो मणिपुर है इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। लोकटक झील ये कहां पर है? मणिपुर में। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान यानी WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेलेस्टे सावलो। क्या होगा? सेलेस्टे सावलो। जो सेलेस्टे सावलो है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की क्या बनी है? पहली महिला महासचिव बनी है। यहाँ से विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में समझ लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने अर्जेंटीना की सेल्सो सावलो को अपनी पहली महिला महासचिव के रूप में चुना है। जो सेल्सो सावलो है वो कहाँ की है? अर्जेंटीना की। कहाँ की है? अर्जेंटीना की। विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के लिए नेतृत्व का चुनाव हर 4 साल में होता है। कितने साल में होता है? हर 4 साल में। तो यहाँ से WMO के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। जो WMO है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। इसमें जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 193। WMO में जो सदस्य देश है वो कितने हैं? 193। इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। जो WMO है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो आज का हमारा 4th क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन से गेम्स? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण। कौन से संस्करण में? तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर रहा है? हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी किस पर रही है? टॉप पर रही है। तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। कौन सी यूनिवर्सिटी तीसरे संस्करण में टॉप पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ओवरऑल चैंपियन बना है। तो कौन सी मतलब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी ने यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 गोल्ड, कितने? 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 69 मेडल हासिल किए हैं। कितने? 69 मेडल हासिल किए। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय यानी अमृतसर 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
तो दूसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। कौन सी? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। किस पर रही है? दूसरे नंबर पर। पिछली बार की चैंपियन कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी ने 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। तीसरे स्थान पर कौन रही है? कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी। कौन सी? कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से इसके बारे में समझ लेते हैं, ये कहाँ पर हुआ है, किसने इसकी मतलब उद्घाटन किया है। जो इसका पहला संस्करण था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? पहला संस्करण जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनका पहला संस्करण हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर हुआ था? ओडिशा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर हुआ था? ओडिशा के भुवनेश्वर में। जो इसमें टॉप पर रहने वाली यूनिवर्सिटी थी वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। कौन सी थी? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। जो दूसरा संस्करण है वो हुआ था कर्नाटक के बेंगलोर में। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के बेंगलोर में। इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी? इस पर रही थी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। कौन सी? जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर। किस पे रही थी? टॉप पर। तीसरा संस्करण, जो तीसरा संस्करण है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। जो इसका उद्घाटन किया है वो किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो इसका मस्कट था यानी शुभंकर था वो क्या था? जीतू बारहसिंघा। क्या था? जीतू बारहसिंघा। तो जो तीसरा संस्करण हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वो कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश में। इसका शुभंकर क्या है? जीतू बारहसिंघा। तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? इसमें रही है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। किस पे रही है? टॉप में। कौन से संस्करण में? तीसरे संस्करण में। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। क्या होगा? 5 जून। तो 3 जून को क्या मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस। क्या? विश्व साइकिल दिवस। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना का स्थापना दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो 3 जून को क्या मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस। इसके बारे में समझ लेते हैं। वर्ष 2023 के लिए थीम, जो वर्ष 2023 की थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन।
क्या है ये थीम 2023 की विश्व पर्यावरण दिवस। मेजबान देश, हर साल एक मेजबान देश तय किया जाता है। हर साल क्या किया जाता है, एक मेजबान देश किया जाता है। दिन का आयोजन पोर्टे आइवर द्वारा नीदरलैंड के साथ साझेदारी में किया जाता है। कहां पर, नीदरलैंड के साथ। प्लास्टिक दुनिया की एक बड़ी समस्या बन चुका है। जो प्लास्टिक है वो दुनिया की कैसी समस्या बन चुका है, एक बड़ी समस्या बन चुका है। हर साल 400 मिलियन, हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है। हर साल कितने मिलियन, 400 मिलियन टन से अधिक किसका उत्पादन होता है, प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से आधा एकल उपयोग के उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। किसके उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, आधा एकल उपयोग। इसका 10% से भी कम रिसाइकिल हो पाता है। अनुमानित 19-23 मिलियन टन प्लास्टिक झीलों, नदियों और महासागरों में फेंक दिया जाता है। यानी 19 या फिर 23 मिलियन जो प्लास्टिक है वो कहां पर फेंक दिया जाता है, झीलों या फिर नदियों में फेंक दिया जाता है। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, खाद्यान्न भंडार क्षमता का विस्तार करने के लिए, खाद्यान्न भंडार क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है। कौन सी योजना, सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना किस देश ने शुरू की है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्या होगा, भारत। जो भारत है उसने खाद्यान्न भंडार क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग योजना शुरू की है। किसने, इंडिया ने। जो थाईलैंड है इसने गांजा, किसकी खेती, गांजा की खेती के लिए गांजा की खेती के लिए क्या दी है, मान्यता दे दी है। गांजा की खेती के लिए मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। कौन, थाईलैंड। कौन, थाईलैंड। किसकी खेती, गांजा। जो कनाडा है इसमें प्रत्येक सिगरेट चेतावनी, प्रत्येक सिगरेट चेतावनी करने वाला कौन सा देश है, कनाडा। तो यहां से समझ लेते हैं इसके बारे में। यह 1 ट्रिलियन की योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना है। कैसी है, अनाज भंडार योजना। इस योजना के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है। किसकी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना है, भंडारण से अपर्याप्त भंडार सुविधाओं। अक्सर किसानों द्वारा खाद्यान्न की खराब और संकट बिक्री का कारण बनता है। देश भर के हर ब्लॉक में 2000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करके, कितनी क्षमता वाले, 2000 टन की क्षमता वाले गोदामों का निर्माण करके सरकार का उद्देश्य उचित भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण, किसके कारण, उचित भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण खाद्यान्न को होने वाले नुकसान को कम करना है। जो खाद्यान्न को जो नुकसान होते हैं उनको कम करना है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोयला इंडिया लिमिटेड में कितने % हिस्सा बेचने की घोषणा की है।
किसने? केंद्र सरकार ने कोयला इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3%। कितना प्रतिशत? 3%। इस प्रस्ताव में 9.24 करोड़ शेयरों को बेचने की बात कही गई है, जो कोल इंडिया में 1.5% की हिस्सेदारी की क्या है? बराबर है। विक्रेता का लक्ष्य कंपनी के इक्विटी शेयरों को बेचना है, जो कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 1.50% प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ से इसके बारे में समझ लेते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। जो इसकी स्थापना वो कब हुई थी? 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जो इसके चेयरमैन है वो है प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन है वो कौन है? प्रमोद अग्रवाल। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 को। कब हुई थी? 1975 में। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग यानी फ्रेमवर्क NIRF 2023 में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। जो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF, क्या NIRF 2023 में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा है? तो इसका टॉप पर रहने वाला संस्थान है IIT मद्रास। क्या है? IIT मद्रास। कौन से वर्ष? 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग यानी फ्रेमवर्क 2023 में शीर्ष स्थान पर बरकरार रखा है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया। इसके बाद IIT दिल्ली है। दिल्ली कौन से स्थान पर है? 3रे स्थान पर। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 78वें अध्यक्ष कौन बने? कौन से नंबर के? 78वें अध्यक्ष कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। जो डेनिस फ्रांसिस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष बने हैं। कौन? डेनिस फ्रांसिस। जो अजय बंगा है वो वर्ल्ड बैंक के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। कौन? अजय बंगा। जो टेड्रोस अडानो है ये है एंटोनियो गुटेरस। ये है यूनाइटेड नेशन। किसके? यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष। तो यहां से UNGA के बारे में समझ लेते हैं। ये 6 प्रमुख अंगों में से क्या है? एक है। जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग
के रूप में कार्य करता है। ये किसके रूप में कार्य करता है? विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। कौन? UNGA। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? कितने खिलाड़ियों को? 300। तो इसका राइट आंसर होगा MS धोनी। जो MS धोनी है उन्होंने 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है। किसने? MS धोनी ने। जो युजवेंद्र चहल है उन्हें पिछले साल का क्या दिया गया था? पर्पल कैप। किसको दिया गया था? युजवेंद्र चहल को। विराट कोहली जो IPL में सबसे अधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।